हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में इन दिनों विकास बनाम कर्ज की सियासत गरमाए। सरकार का यह दावा है कि उत्कृष्ट कार्यों के चलते प्रदेश में आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर है। नई सरकार ने किसानों की जेब में पहले से कहीं ज्यादा पैसे पहुंचाए, भूमिहीनों गरीबों की आय बढ़ी, नए उद्योग धंधे लगे, लोगों को नौकरियां मिली, रोजगार मिला और इसका असर था कि कोविड काल में भी प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां थमी नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों से कहीं बेहतर स्थिति रही। लेकिन विपक्ष तेजी से बढ़ते कर्ज के आंकड़े को लेकर सरकार की चौतरफा घेराबंदी कर रहा है और इस पर सत्ता पक्ष का यह तर्क है कि पिछली रमन सरकार से विरासत में मिले कर्ज का खामियाजा अब सरकार और लोग भुगत रहे हैं। बीजेपी ने कमीशनखोरी के लिए कर्ज लिया, जबकि कांग्रेस पार्टी किसान हित के लिए कर्ज ले रही। दोनों के कर्ज में फर्क है, ये बताने की कोशिश की जा रही। पूरा मामला समझेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं इस पक्ष पर दोनों पक्षों की राय क्या है। छत्तीसगढ़ में फिर कर्ज पर गरमाई सियासत। बीजेपी और कांग्रेस फिर आमने सामने। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लगभग 45,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के कर्ज में हमको विरासत में मिला है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद में 3 साल नहीं हुआ 51,000 करोड़ रुपए के कर्जा ले लिए। ना आज कहीं स्कूल बन रहा है, ना कहीं अस्पताल बन रहा है, ना सड़कों की मरम्मत हो पा रही है। छत्तीसगढ़ में आर्थिक विकास बनाम भारी भरकम कर्ज के मुद्दे पर इन दिनों राजनीति तेज है। सरकार पिछले 3 साल के कार्यकाल को एक उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है, जबकि बीजेपी भारी भरकम कर्ज के आंकड़े पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। बीते 3 साल में छत्तीसगढ़ में कई बेहतर काम हुए। सरकार बनते ही किसानों के 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। धान खरीदी के अलावा राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों की जेब में अतिरिक्त 16,000 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। गोधन और भूमिहीन न्याय योजना के तहत गरीब भूमिहीनों को 100 करोड़ रुपए दिए गए। अलग अलग सब्सिडी योजनाओं के तहत प्रदेश की जनता को 15,000 करोड़ रुपए दिए गए। 5 लाख लोगों को नौकरी मिली और लाखों अन्य लोगों को रोजगार के अवसर मिले। ब्लॉक स्तर से लेकर आदिवासी अंचल में फूड प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए आय बढ़ाने की कोशिश की गई। लोगों की जेब में पैसे आए तो बाजार में भी उछाल दिखा। यही वजह थी कि कोरोना काल में जब देश और दूसरे राज्यों की आर्थिक स्थिति चरमरा रही थी, छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर दिखी। मंदी के हालात नहीं बने और बेरोजगारी का आंकड़ा भी गिरकर 3% के आसपास रह गया। लेकिन इन तमाम उपलब्धियों के बीच एक सच्चाई ये भी है कि राज्य पर कर्ज का बोझ बहुत बढ़ गया। कर्ज का कुल आंकड़ा 92,000 करोड़ को पार कर चुका है। बीजेपी से प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति का नमूना बता रही है। छत्तीसगढ़ में आज स्थिति ये हो गई है, विकास कार्य तो छोड़ दीजिए, वेतन देने के लाले पड़ गए हैं। जबकि भाजपा के 15 साल में ऐसी एक दिन स्थिति नहीं आई कि एक दिन डिले हो, एक दिन की देरी हो। ये जो सरकार चल रही है, दिवालियापन के कगार पर छत्तीसगढ़ को ला के खड़ा कर दिया है। इधर बीजेपी के आरोपों से उलट कांग्रेस भारी भरकम कर्ज के लिए उसे ही दोष दे रही है। कांग्रेस का दावा है कि 2003 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उसे करीब 7,000 करोड़ का सरप्लस खजाना दिया गया था, लेकिन 15 साल में इसे नेगेटिव कर राज्य पर 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज लाद दिया। बीते साल विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक अगस्त 2018 से लेकर नवंबर 2021 तक राज्य सरकार ने 51,335 करोड़ यानी हर साल 17,111 करोड़ का कर्ज लिया। बीजेपी काल में यह आंकड़ा 2,800 करोड़ का था। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि राज्य के हिस्से के 32,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास पड़े हैं। उन्होंने अगर बेहतर काम न किया होता तो बीजेपी काल में 21% की बेरोजगारी का आंकड़ा आज 3% के करीब नहीं आता। अगर हमारी सरकार किसानों के हित में कर्ज लिए तो उनको तकलीफ क्या होती है, वो स्पष्ट करे कि छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ करना हित में नहीं है क्या। वो जो कर्ज लिए थे सिर्फ और सिर्फ कमीशनखोरी और स्विमिंग पूल से लेकर अन्य जो गतिविधियां थे उसमें सिर्फ कमीशन का खेल चलता था। छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ की आबादी के हिसाब से आज यहाँ के हर नागरिक पर 36,800 रुपए का कर्ज हो चुका है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 32,000 रुपए का है। जबकि 8 साल पहले आज ही के दिन छत्तीसगढ़ को देश में सबसे बेहतर वित्तीय प्रबंधन का केंद्रीय अवार्ड मिला था। राजेश राज
IBC 24 रायपुर। तो विपक्ष का अपना आरोप है और सत्ता पक्ष का अपना जवाब है। उनका कहना है ये पिछली सरकार के कर्ज का असर है, जबकि विपक्ष कहता है कि सरकार पूरी तरह से आर्थिक मोर्चे पर फेल है। हमारे साथ दोनों पक्षों की तरफ से जवाब देने के लिए दो बहुत ही कद्दावर और समर्थ साफ साफ बोलने वाले नेता हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे, और संजय श्रीवास्तव जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। पहले सुरेंद्र शर्मा जी के पास में चलते हैं। सुरेंद्र जी, विपक्ष का ये कहना है कि आप पहले और आज की तुलना कर लें, प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें, राज्य सरकार पर देखें, कर्ज का बोझ कांग्रेस पार्टी ने काफी बढ़ा दिया। निश्चित रूप से कर्ज का बोझ जो है, हमने कर्ज लिया है। ये कोई आंकड़े छुपाने की बात नहीं है, ये इस बात से किसी तरह से पीछे पलटने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अभी आपने सुना, माननीय मोहन मरकाम जी ने कहा कि लगभग 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमको दिया था, जिसका लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज ही सरकार बढ़ाती है। इसके अलावा 2 लाख से अधिक शिक्षा कर्मियों को जो नियमितीकरण हुआ, उसका जो वित्तीय प्रबंधन है, उसका जो वित्तीय भार बढ़ा। इसके अलावा सरकार ने लगातार छत्तीसगढ़ के किसानों को उनका कर्जा माफी करने का काम, बिजली बिल हाफ करने का काम और गोधन न्याय योजना में पैसा खर्चा करने का काम, इस तरह के जो काम किए हैं, और लगभग कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आंकड़े बताते हैं कि 91,000 करोड़ रुपया पिछले 3 सालों में छत्तीसगढ़ की सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में डाला है। अब बात यह है कि पिछला 2-3 साल जो है कोविड के आक्रमण के समय से जूझ रहा था, और बार बार आग्रह करने के बावजूद केंद्र से जो हमारी GST की राशि है या अन्य जो मद से जो पैसा मिलना चाहिए, उसकी आपूर्ति का अभाव है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार ने कर्ज लिया है, और कर्ज लेकर के हमने शिक्षकों की भर्ती की है, हमने प्रोफेसरों की भर्ती की है, हमने तमाम हमले को पूरा करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्डिंग बनाए थे, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह की बात नहीं। उन्होंने अस्पताल की बिल्डिंग बना दी, डॉक्टर नहीं था, उसका प्रबंध छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। इन्होंने स्कूल खोले, उसका भवन बना दिया, मगर वहां शिक्षकों की व्यवस्था नहीं थी, उसकी व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। और ये नियमित खर्च है पाठक जी, एक बार एक शिक्षक की भर्ती हो जाती है, मतलब उसका वो नियमित खर्च है। ये बिल्डिंग में एक बार खर्च कर देने वाली बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की निगाह में इसका ही वाकई उन्नति है तो ठीक है, मंजूर है हमको, मगर हमने जो कर्ज लिया है छत्तीसगढ़ के जनता के हित के लिए लिया है, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए लिया है। कोविड के आक्रमण में जब पूरे हिंदुस्तान आर्थिक मंदी के आक्रमण से करा रहा था, ऐसी परिस्थिति में भी छत्तीसगढ़ की जनता के जेब में पैसे थे, छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल थी, छत्तीसगढ़ की जनता के खुशहाल होने की वजह से यहाँ व्यापार उद्योग फलता फूलता रहा। और ये निश्चित रूप से एक सरकार की जो जिम्मेदारी होती है कि आपात परिस्थितियों में अपने जनता को असुरक्षित मत छोड़े, और उनके उन्नति के लिए, उनके साहस के लिए, उनके प्रगति के लिए जो कदम उठा सकती है वो उठाए, उनकी सुरक्षा के लिए जो आवश्यक है वो करे। वो छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है, और इसमें हमको कोई किसी किस्म के उसका दुख भी नहीं है, किसी किस्म की हमको उसमें कोई गड़बड़ी वाली बात हमको नजर नहीं आती। सुरेंद्र जी, एक और विपक्ष का साफ साफ आरोप रहा है, उनका यह कहना है कि एक तो कर्ज का बोझ बढ़ रहा है जो कि सरकार की विफलता है वित्तीय मोर्चे पर, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर आप तुलनात्मक तरीके से देखें तो अपनी ब्रांडिंग के ऊपर चीज़ों को हम खर्च कर रहे हैं और इसका पूरा बोझ हम आम जनता पर डाल रहे हैं। वित्तीय कुप्रबंधन के साथ साथ वो ये भी आरोप लगाते हैं कि जो बातें जब भी आप सरकार से पूछें तो आप केंद्र के ऊपर इसका दोषारोपण कर देते हैं। नहीं, ब्रांडिंग के ऊपर क्यों खर्च नहीं करेंगे? छत्तीसगढ़ राज्य बना क्यों है? छत्तीसगढ़ राज्य अलग की मांग क्यों किया गया? छत्तीसगढ़िया लोग छत्तीसगढ़ राज्य चाहते थे ना, खेतों में पानी चाहते थे, उपज का उचित मूल्य चाहते थे। वो ये चाहते थे कि करीना कपूर को 1 करोड़ न दिया जाए भाई, उसकी जगह सुखविंदर सिंह को 1 करोड़ न दिया जाए, उसकी जगह तीजन बाई को पैसा दिया जाए, उसके जगह हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को दिया जाए। हम पिज्जा बर्गर को प्रमोट करने के बजाय चीला, बबरा, खेठी, खुरमी को प्रमोट करना चाहते हैं। हम अपने वनोपज को पूरे विश्व स्तर पे ले जाना चाहते हैं। बस्तर की संस्कृति को, भारत की छत्तीसगढ़ के जो भगवान राम का जो ममियारा है, ये जो ममा गांव है,
उस बात को हम आगे करना चाहते हैं। तो इसको आप भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो हाँ हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे। हमको अपने छत्तीसगढ़िया होने पर गर्व है, हमको अपनी भाषा पर गर्व है, हमको अपनी संस्कृति पर गर्व है। और खाली पेट भरने की बात नहीं होती, किसी भी समाज की उन्नति के लिए उसको आत्मगौरव होना भी जरूरी है। और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिछले 3 साल में छत्तीसगढ़ के लोगों ने आत्मगौरव का अनुभव किया है। संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बीजेपी का आरोप है संजय जी कि कर्ज लिया, लेकिन सत्ता पक्ष और कांग्रेस पार्टी कहती कर्ज लिया लेकिन किसानों के लिए लिया। पूरे देश में पिछले 3 सालों की परिस्थितियों में आप देखें, प्रदेश बेहतर स्थिति में खड़ा है, किसान मजबूत स्थिति में है और उसका असर बाजार के ऊपर भी दिखा है। देखिए पुनीत जी, आप ये कर्जा लेकर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं, तो ये तो सुरेंद्र शर्मा जी की गलती नहीं है। ये तो देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद से कांग्रेस का करतूत और कृत्य ही यही रहा है कि देश बेचे, कर्जे में डुबो दें। जब जब केंद्र की सरकारें गई हैं या फिर राज्यों के अंदर में कांग्रेस की सरकारें गई हैं, तो कर्जा ही तो देकर गई है ना आपने। देखिए ऐसा है, ये केंद्र और राज्य के संबंध का एक फेडरल सिस्टम के साथ में सरकारें चलती हैं। सरकारों की प्राथमिकताएं क्या रहती है, सरकार किस अनुशासन में चलती है, इस तरीके से ये प्रदेश और देश चलता है। उसकी आर्थिक स्थिति क्या है क्या नहीं है। आप ये कहें कि आप सरकार में आ गए तो हम कितना भी लें, क्यों लें, किसी के पेट में दर्द, ये नहीं होता, ये चर्चा का विषय नहीं है। और संस्कृति की बात कर रहे हैं, संस्कृति को जीवित रख रहे हैं। अभी आपके मोहन मरकाम जी ने कहा ना कि शराब छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, यही तो कांग्रेस बताएगी। जो शराबबंदी करने वाली जो पार्टी जो सरकार में आने के बाद कहती है कि शराब संस्कृति है, तो आप अपने घर पर बैठकर एजेंडा, राजीव भवन में बनकर एजेंडा छत्तीसगढ़ की जनता का एजेंडा नहीं बना सकते। ये ठीक है कि आपने तमाम प्रकार के वादे कर दिए, तमाम प्रकार के प्रलोभन आपने दिया। मैं तो जनघोषणा पत्र को ये नहीं कहूंगा कि लोगों के काम के लिए, आपने प्रलोभन पत्र दे दिया और पत्र के आधार पर आपने वोट बटोरा। वोट की बात में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है, मैं तो यहां तक आगे बढ़कर कहने वाला व्यक्ति हूं, प्रवक्ता हूं कि कर्जा सरकारें लेती हैं। मैं कहां मना कर रहा हूं, देश की आजादी के बाद से सरकारें लेती है, लेकिन इस तरह का कृत्य तो मैंने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा कि 3 सालों के अंदर में 55,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेकर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। क्या उन्नति आ गई, क्या मार्केट के अंदर में इतनी पैसे आ गई कि हमारा किसान गाड़ी और ट्रैक्टर लेकर घूम रहा है, तमाम प्रकार के वो कर रहा है जिसकी आप सब लोग व्याख्या कर रहे हैं। और यदि इतना ही आपने 55,000 करोड़ का कर्जा लिया तो 4-4 किस्त देने की आवश्यकता क्या है। राजीव गांधी न्याय योजना में दीजिए ना एक साथ पैसा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो दीजिए एक साथ पैसा। 55-60 हजार करोड़ का कर्जा लेकर भी ये सरकार यदि 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त और 4 किस्तों में पैसा देती है। शराब से आय होती है आपका, आप उसको रोक नहीं पा रहे, अपने वादों को आपने कचरे के डब्बे में डाल दिया। 2500 रुपए भत्ता देने की बात पर आपने यू टर्न लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं चलता सुरेंद्र जी, आप भी समझदार व्यक्ति हैं, आप अच्छे नेता हैं, लेकिन इस तरह आप सरकार का बचाव करेंगे तो सरकार की स्थिति और खराब होगी। आपको कहीं ना कहीं देखिए, किसी भी राज्य सरकार का जो कार्ययोजना होती है वो सभी बीजेपी को जब सरकार मिली थी, सत्ता मिली थी, तब 2003 की स्थिति और बाद में जब वो छोड़ के गए जो कर्ज के हालात थे उसको भी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आप उसे कंपेयर करके देख लें। ये आपका दिया हुआ कर्ज था जो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचा है। बाकी आपने जो पूछा है मैं सुरेंद्र जी से इसका उत्तर लेता हूं। पुनीत जी, जी पुनीत जी वो नहीं बता पाएंगे, मैं बता रहा हूं ना आपको। 18 साल में 41,000 करोड़, 18 साल में इंक्लूडिंग जोगी जी के 3 साल, हमारे 15 साल, मैं कह रहा हूं ना 41,000 करोड़। सुरेंद्र जी आप उत्तर दे सकते हैं, खुद बता दें सुरेंद्र जी। 55,000 करोड़ का कर्जा, ये कौन सा अनुपात है, कौन सा बैलेंस है, कौन सा विकास है, कौन सा बड़ा भ्रष्टाचार है, ये बताने की आज आवश्यकता है। मैं पाठक जी, शहर के लोग, पाठक जी हमारे मित्र वर्ग के लोग इस प्रदेश श्रीवास्तव जी से पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर उनके क्षेत्र में देखिए ऐसा है, थोड़ा सुनेंगे तो हमने भी सरकार चलाई है, 3 बार आशीर्वाद मिला है। आज ही 22 तारीख, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, आज ही 22 तारीख फरवरी, पुनीत जी आपको भी याद दिलाना चाहूंगा, पुराने रिकॉर्ड्स निकाल के दिखाई देंगे। वित्तीय प्रबंधन के लिए अवार्ड की बात आप कर रहे हैं, जो रिजर्व बैंक है उसने आज ही 22 फरवरी को 2014 के अंदर में, 2014 में 22 फरवरी 2014 में हमें वित्तीय सुशासन के लिए हमको प्राइज दिया था, हमारी तारीफ की थी, देश के अंदर में हम नंबर 1 थे। ठीक है, अब उत्तर भी लेने दीजिएगा श्रीवास्तव जी। जी सुरेंद्र जी उत्तर दें। संजय भाई थोड़ा सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका कहना बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों जगह सरकार अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। क्या आप यही प्रश्न केंद्र सरकार से पूछेंगे जिन्होंने 3,10,000 करोड़ रुपए को माफ कर दिया? सवाल ये नहीं है, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। हाँ नहीं, आप जब इस तरह से बात नहीं बनेगी, आप जब छत्तीसगढ़ के कर्ज को जो कि जनता के हित के लिए लिया गया है, जनता के विकास के लिए लिया गया है, आप आपत्ति करते हैं,
21 अच्छा। लाख करोड़ रुपया बाकी यहाँ के कर्जा गड़बड़ है। पूंजीपतियों ने 21 लाख करोड़ रुपया देश का यहाँ के पूंजीपतियों ने दबाया है और यहाँ के लाखों करोड़ रुपया लेकर के यहाँ से विदेश भाग गए हैं इसी आपके भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार के जमाने में। और हम तो कहीं पैसा लेके भाग नहीं रहे ना। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो कर्ज लिया है जनता के हित के लिए नहीं लिया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो पैसा लिया है वो किसानों को देने के लिए लिया है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो पूरे देश के पैसे को, गरीब लोगों के पैसे को, जनता के खाते के पैसे को वसूल करके तमाम पूंजीपतियों को दे करके इस देश से भगाने का काम किया है। इस बात को हिंदुस्तान की जनता देख रही है। आज भारत की जो आर्थिक स्थिति वो क्या है, आपने मनरेगा में 25% की कटौती कर दी। आपने गरीबों के लिए जिन लोग 2 करोड़ लोगों की दुकानें बंद हुई कोविड के समय, उनके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की। और देश के चंद पूंजीपति, 100 पूंजीपति, मैं तो आरोप लगा रहा हूं, 100 पूंजीपतियों के पास 55 करोड़ की संपत्ति है, 55 करोड़ के बराबर संपत्ति है। शर्मा जी, एक सवाल जो बार बार विपक्ष ने उठाया और सत्ता पक्ष ये कहता है कि हमने स्थितियों को बेहतर तरीके से संभाला है। कर्ज लिया लेकिन किसानों के लिए और तमाम वर्गों के लिए लिया, जिसका असर मार्केट तक पर दिखाई पड़ा। इस विषय के ऊपर हम थोड़ी और चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, क्या पिछली सरकार के कुप्रबंधन या उस समय की ब्रांडिंग का बोझ जनता के ऊपर सरकार को मिला था, कांग्रेस को विरासत में? इस पर भी आपका उत्तर लूंगा। तो कर्ज को लेकर बीजेपी का आरोप है और कांग्रेस ने इसी पर सवाल उठाए कि क्या और किस तरीके से कर्ज मिला। सुरेंद्र शर्मा जी और संजय श्रीवास्तव साहब हमारे साथ में जुड़े हुए, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, बार बार ये कहा गया कि सरकार कर्ज ले रही है और कर्ज का बोझ जनता पर पड़ रहा है। कांग्रेस ने 2 बातें कही और इसका एक उत्तर आपसे हम चाहेंगे कि क्या सरकार चलाते समय पिछली सरकारों का वाकई बोझ था? क्या उनके कर्ज का बोझ था? और इसके बाद के हालात तो खैर पूरे देश ने देखे हैं, पूरे दुनिया ने झेले हैं और कोविड काल भी देखा है। क्या ये इसका मिला जुला असर है जिसे आज वित्तीय प्रबंधन से जोड़ा जा रहा है? देखिए, जैसे किसी आप हमारे संजय भाई बड़ी चालाकी से बोल दिया 18 साल का। दरअसल में जब अजीत जोगी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम संभाला था तो 7,000 रुपया सरप्लस दिया था, 7,000 करोड़ रुपया। और उसके बाद 46,000 करोड़ का कर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल में लिया। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 15 साल में कोविड जैसे महामारी का संकट का सामना भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना पड़ा। दूसरी बात, इस बीच में जीएसटी की जो योजना है वो लागू नहीं हुई थी। अपना करारोपण छत्तीसगढ़ की सरकार स्वयं करती थी, स्वयं राजस्व की वसूली करती थी और जो 19-20 का जो जरूरत पड़ता था उन सारी चीजों को कर लिया करती थी। छत्तीसगढ़ की सरकार बनने के बाद यहाँ के ज्यादातर जनता, चूंकि किसान है, उनकी माली हालत बेहद खराब थी। ऐसी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने ये तय किया कि हमको इनको मजबूत करना है, इनको समृद्ध करना है, इनको शक्तिशाली करना है। तो जो आपके 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, इसके अलावा जो हमने जनता से वादा किए थे, उन सारी बातों को पूरा करने के लिए जो आवश्यक वित्तीय व्यवस्था है वो छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। और मैं सोचता हूँ कि इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझती है और इसमें किसी प्रकार के कुप्रबंधन का कोई प्रश्न नहीं है। संजय जी, एक तो ये कहा गया कि जब आप सरकार चलाते थे ना कोविड था ना इस तरह की परिस्थितियां थी, केंद्र से आपको भरपूर मदद मिलती थी। अब केंद्र के पास में ही काफी फंड रुका पड़ा है राज्य का, ये भी बार बार सत्ता पक्ष का कहना है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है पुनीत जी, ये कहना कोविड कि उनकी चुनौती थी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। पूरे देश में यदि ये बातें हैं तो मोदी जी के सामने तो पूरे देश की चुनौती थी, तो ये इनको कहना नहीं चाहिए, खुद इनको सोचना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं। दूसरा विषय यह है कि अनेक सरकारों के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं रहती है। मैं नहीं कहता कोविड जैसी ही सबके सामने। अरे हम तो वो लोग हैं जो 15 साल में छत्तीसगढ़ को संवारा है। कितने हजार लाख करोड़ हमने छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके तमाम प्रकार की चीजों को खड़ा किया जो आप उपभोग कर रहे हैं अब। तो चुनौतियां तो सबके सामने रहती है। हमें छत्तीसगढ़ क्या मिला था, किस परिस्थिति में मिला था, तो उनको कौन खड़ा किया? मैं तो ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक इस तरह का कुप्रबंधन नहीं देखा कि 3 साल में 55,000 करोड़। और एक और आप कहते हैं कोविड, कभी कहते हैं हमने किसानों को पैसा दिया, कभी आप कहते हैं कोविड की बात करते हैं। आज ये बताइए मुझे कि लगभग जो सरकार 8 से 9 हजार करोड़ रुपए
प्रति वर्ष ब्याज चुका रही है, उससे इस प्रदेश की जनता का क्या लाभ होना है? आप अपने संसाधनों को कभी मजबूत करते नहीं है। आपने रेत का ठेका माफियाओं को दे दिया है। उत्तर दे सकते हैं 80% जो आय होनी थी वो लोगों की जेब में, माफियाओं की जेब में जा रही है। गलत प्रकार के काम हो रहे हैं। आपको वो आय आपकी उसमें राजस्व मिलती, आपने राजस्व को बढ़ाने का संजय भाई सुन लीजिए ना, आप दरअसल क्या हम अपने वित्तीय प्रबंधन को कैसे मजबूत करें? देश की आजादी के बाद से कि वोट हमको सारी चीजें देश बर्बाद हो जाए, देश बर्बाद हो जाए, प्रदेश बर्बाद हो जाए, जीएसटी के अंतर्गत में ला दिया गया है और आप हमारे सारे तरफ से हाथ बंधे हुए हैं। तो क्या करें, सरकार जो है कहां पर टैक्स लगाए? और ये जो आरोप है रेत माफिया के खिलाफ जो सरकार कार्रवाई करती है तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती है, किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती है, अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई होती है तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती है। तो ये इस तरह की जो बातें हैं, दो वही बातें दरअसल में ठीक नहीं है। पहले तो ये तय कर लेना चाहिए कि वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी क्या किसानों के पक्ष में है कि किसानों के विरोध में है? भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो भूमि तो सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आप किसान को आय देने के पक्ष में है या नहीं है, और विपक्ष कह रहा है कि आप जिस तरीके से इसे मैनेज कर रहे हैं वो उस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन मूल बात यह कि जनता किस विषय पर क्या सोच रखती है और किस पक्ष के साथ ज्यादा खड़ी नजर आती है, वक्त आने पर वो बेहतर तरीके से उत्तर देगी कि इस कर्ज का इस्तेमाल राज्य के लिए वो पाते हैं या फिर जो विपक्ष के आरोप हैं उनमें वो दम पाते हैं। वो अपना उत्तर जरूर देगी और उस वक्त का हमको और आप दोनों को भी इंतजार करना पड़ेगा, पार्टियों को भी इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने पक्षों के उत्तर देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।